Fine. So enzymatic activity, that's what my topic of concern right now. So that activity means involvement of an enzyme. So their enzyme, when it is getting connected with the substrate is going to be changed into the product. But it is due to the enzyme which is anticipating into the reaction. रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है एंजाइम. क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? बिकॉज वी वॉन्ट टू ऑल्टर द स्पीड और द रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऑल्टर कर रहे हैं, राइट? जो नॉर्मल स्पीड है, एनवायरमेंट की जो स्पीड है, उससे कई ज्यादा स्पीड से हमें वो काम करवाना है, इसीलिए हम इन्वॉल्व कर रहे हैं एंजाइम को. So that is what the role of enzymatic activity into the chemical reactions. Number one, whensoever there is biochemical reactions, जब बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात हम करेंगे, मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करेंगे, then there are many factors which are getting affected and there are many factors which are affecting the rate of reaction. काफी सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर उसकी अफेक्ट होने वाली है, एंड नंबर वन. नंबर टू, काफी सारे फैक्टर्स है जो उसके ऊपर अफेक्ट करने वाले हैं. सो वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी. एंजाइम के खुद के ऊपर उसकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर असर करने वाले थ्री मेन जो कंपोनेंट है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट. सो द फर्स्ट कंपोनेंट or first factor is temperature and pH of your cells or your tissue whensoever these enzymes are acting. Number two, enzymes are working with the substrate. तो substrate की concentration कितनी है वो भी affect करेगा. And number three, a new word for us, inhibitor. If particular type of inhibitor is present or not. ये तीन चीज ऐसी है जो अफेक्ट करेगी एंजाइम की एक्टिविटीज को. बहुत इजी है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ दिस थ्री थिंग्स आर अफेक्टिंग इट, राइट? सो सबसे पहले बात करते हैं हम, दैट इज अबाउट द टेम्परेचर and pH. Okay. For this reason, we are supposed to think about the nature of an enzyme. Enzymes are protein by their nature. And proteins की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, राइट? कि प्रोटीन को अगर आप कम टेम्परेचर में रखते हो, राइट? सो लो टेम्परेचर, प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है. कोई भी प्रोटीन अगर वो वर्किंग कंडीशन में है, अगर आप उसको लो टेम्परेचर के अंदर रखेंगे, इट विल बी इनएक्टिवेटेड. एंड वही प्रोटीन को अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे, देन इट विल बी डीनेचर. डीनेचर होने का मतलब है खराब हो जाएगा. इट विल बी लोस्ट, इट विल बी लूजिंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बीइंग दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. वो प्रोटीन रहेगा ही नहीं. इन शॉर्ट, से फॉर एग्जाम्पल एग्स अंडा, उसके अंदर जो होता है वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है. अब वो अंडा टूटेगा और गर्म तवे पे जब जाएगा तो ऑमलेट बन जाएगा. दैट इज डीनेचरेशन. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन. तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बदल देगा जब हाई टेम्परेचर पे जाएगा. तब कौन? प्रोटीन. वही प्रोटीन को अगर मैं लो टेम्परेचर में डाल दूंगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, मींस इनएक्टिव हो जाएगा. सो ये सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजाइम के ऊपर भी लागू होगी, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन. सो वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहां पे आपको दी गई है, राइट?
कि अगर आपको एंजाइम को लो टेम्परेचर रखते हो या तो हाई टेम्परेचर रखते हो तो उसकी एक्टिविटीज के ऊपर उसकी असर होनी ही है. Okay. One more thing, additional thing what we have learned, I think 2 lectures before. Chemical activities are affected by temperature. If you are increasing 10 degrees Celsius of temperature, the activities will be doubled. So it doubles the rate of reaction. And if you are decreasing temperature by 10 degrees Celsius, it will become half. The rate of reactions becomes half. आधा हो जाएगा. सो ये भी एक पैरामीटर यहां पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा. राइट. सो केमिकल एक्टिविटी पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो यहां पे इस वे में भी आपको याद रखना है. सो तब मैंने ये एक बात की थी आपको कि आवर बॉडी हैज 37 डिग्री ऑफ द टेम्परेचर विच इज कांस्टेंट टेम्परेचर. हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है उसकी जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. राइट. हमारे सराउंडिंग का जो एवरेज टेम्परेचर है, आई रिपीट, हमारे सराउंडिंग का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट एवरेज टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो उससे ये अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा. दैट इज द रीजन वाई हमारी बॉडी के अंदर ये टेम्परेचर जो है वो ज्यादा या तो 37 डिग्री पे मेंटेन रहेगा. अंडरस्टूड. सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी है. एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ये 37 डिग्री सेल्सियस जो कंटिन्यूअस और कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो रहा है. ये जो टेम्परेचर है, ओके, दाहोद सेंटर बॉयज आगे जो पहली फर्स्ट रो में बैठे हैं दो, दाहोद सेंटर फर्स्ट रो में जो दोनों बैठे हो आप रिपीट करोगे कि मैंने अभी लास्ट जो स्टेटमेंट समझाए हैं थोड़े, वो क्या समझाया है मैंने, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड. जो मैंने अभी समझाया है आपको अभी 5 मिनट्स में, वो क्या मैंने समझाया है आपको रिपीट करना है. सर दाहोद सेंटर वाले दो सर जो आगे बैठे हैं ना, वो दोनों सर. बोलना है, बैठना नहीं है आपको. मैंने सीधा बैठने के लिए नहीं बोला है आपको. जो मैंने पूछा उसका जवाब देने के लिए पूछा है मैंने. सर जी सर. Our weight is सॉरी. our weight temperature is 37 volts and इसको बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है एंड कांस्टेंट सेंटीग्रेड. क्यों होता है 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट? व्हाई? अंदर ऐसे सारे केमिकल एक्टिविटी जो केमिकल एक्टिविटीज
Okay, you can mute now again. Mute, that's it. Thank you, sir, for your kind answers. SUV Surat, can you repeat the same thing? SUV Surat, can you please repeat the same answer? SUV Surat, please unmute and answer the same question. एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं और लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे टीपी चल जाते हैं। और केमिकल एक्टिविटीज अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो डबल हो जाती है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो हाफ हो जाती है। Okay, that is the reason. Okay, now you can mute again. So chemical activities को इंक्रीज या तो ज्यादा स्पीड में रखना है तो वी नीड टू हैव सर्टन हायर टेम्परेचर देन द रेस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल एवरेज टेम्परेचर, दैट इज 25, उससे ज्यादा. दैट्स व्हाई आवर बॉडी हैज टू मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर. अब ये टेम्परेचर जो है उसको मैं बोलूंगा ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये नया वर्ड है अपने लिए, ऑप्टिमम. Optimum temperature. So the temperature at which the enzymes can work at their level best, उसको मैं optimum temperature बोलूंगा. I repeat the question again. The temperature at which enzyme can work at the level of its own, उसके खुद के लेवल बेस्ट परफॉर्मेंस जिस टेम्परेचर के ऊपर दे सकते हैं वो है 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसीलिए 37 डिग्री कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है. ये नंबर 1. अब 37 डिग्री से अगर कम हो तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, और अगर 37 से ज्यादा होगा तो भी हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा. सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर, कि ये जो टेम्परेचर है, यहां पे जो आपको जो दिखाया गया है वो टेम्परेचर दिखाया गया है, राइट? ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर यहां पे 0 से लेके ऊपर करो तो ये 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, ये 37 डिग्री सेल्सियस है. अगर टेम्परेचर को मैंने 37 डिग्री से कम कर दिया या तो 37 डिग्री से ज्यादा कर दिया, राइट, तो दोनों केस में एंजाइम एक्टिविटीज जो है वो डाउन होगी. तो 0 डिग्री से यहाँ पे ये जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पे मैं मैक्सिमम काम यहां पे करवा सकता हूं एंजाइमेटिक एक्टिविटी में. मैक्सिमम एक्टिविटी कब देखने को मिलेगी मुझे? जब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. अगर 37 डिग्री से मैं कम कर रहा हूं टेम्परेचर तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ड्रॉप डाउन होती है. अगर उसको मैं ज्यादा कर रहा हूं टेम्परेचर तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ड्रॉप डाउन ही होना है. सो दैट इज हाउ टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट. So this is optimum temperature 37 and it is giving maximum activity. So इसी के हिसाब से आपकी optimum temperature की definition बनती है. तो the temperature range at which it shows the maximum activity, it is called the optimum temperature, and that is 37. Same way ये दूसरा ग्राफ है, it shows pH value. It shows the
पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होता है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे आप पीएच वैल्यू ले लो, राइट? तो पीएच वैल्यू का सेम टू सेम ग्राफ आपको मिलेगा, सेम टू सेम ग्राफ। ये सभी ग्राफ, ये दोनों ग्राफ और ये दोनों ग्राफ, सभी ग्राफ पहले दो टेम्परेचर के लिए है, दूसरे दो पीएच के लिए है। पीएच में भी ऐसा है, ये ऑप्टिमम लेवल है वो है 7 और वहां पे आपको मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी मिलती है। अगर 7 से मैं कम करूंगा या 7 से मैं ज्यादा करता हूं पीएच को, अगर 7 से कम करता हूं तो वो हो जाएगा एसिड, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो होगा बेस। तो एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में एंजाइम्स कभी काम नहीं करेंगे, राइट? तो उसको भी मुझे ऑप्टिमम रेंज में ही रखना है। माई पीएच वुड बी inside my body, our pH would be between 6.8 to 7.2, means average अगर आप निकालोगे तो 7 का ही मिलेगा आपको, right? So our average pH, optimum pH would be approximately 7. So enzyme shows highest activity at optimum temperature, that is 37 degree, and optimum pH, that is 7. ओके, एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो एंड अबो दीज ऑप्टिमम वैल्यू, दोनों की, पीएच की या तो टेम्परेचर की। आप ऑप्टिमम लेवल के नीचे जाओगे या ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जाओगे, एंजाइम एक्टिविटीज को तो डिक्रीज ही होना है, राइट? लो टेम्परेचर जब होगा, लो टेम्परेचर, तो यहां पे लिखा है क्लियरली एंजाइम को इनएक्टिव होना है, एंजाइम विल बी इनएक्टिवेटेड। रेडी? ओके, इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। मिल्क के अंदर होते हैं बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। एंजाइम उसमें भी है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हमें मारना इसलिए नहीं है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, दे आर गुड फॉर अस। दूध के अंदर है, उसको हमें रखना ही है। वी वॉन्ट देम टू बी अलाइव इन द मिल्क व्हेन वी कंज्यूम। सो हम क्या करेंगे, वो मिल्क के अंदर जो भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसको, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं, राइट, उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विल बी डाइजेस्टिंग ऑल द शुगर्स विच इज प्रेजेंट इन टू दैट। मिल्क के अंदर जितनी भी शुगर है, मिल्क के अंदर एक शुगर है जिसका नाम है, किसको पता है मिल्क की शुगर का नाम? मिल्क शुगर, लैक्टोज, राइट, इट इज लैक्टोज। सो उसको वो डाइजेस्ट करना चालू करेगा। अगर उसने डाइजेस्ट करना चालू किया लैक्टोज को, तो लैक्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड कॉल्ड लैक्टिक एसिड। तो एसिड हो जाएगा एंड एसिड कैन डीनेचर द प्रोटीन, वो प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। अंडरस्टूड? तो प्रोटीन बिगड़ जाएगा, दूध बिगड़ जाएगा। तो एंजाइम की एक्टिविटीज को हमें रोकना है, तो क्या करेंगे हम? मिल्क को फ्रीज के अंदर रखते हैं। सो फ्रीज के अंदर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्या करेगा? उसके एंजाइम्स, उसके मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंजाइम के इनएक्टिव कर देगा। अगर वो इनएक्टिव है तो वो कोई काम नहीं कर सकेंगे, जिंदा रहेंगे बट इनएक्टिव हो जाएंगे। सो दैट प्रिंसिपल इज यूजफुल देयर इन योर डेली रूटीन लाइफ। अंडरस्टूड? ओके, यस, विच सेंटर? ओके, बोलो बेटा। सर आपने बोला कि दूध कभी कभार बिगड़ जाता है, तो खट्टी चीज कोई भी बिगड़ जाता है, तो वो कैसे होता है? एक मिनट, कैन यू रिपीट इट, बिकॉज बीच में से आवाज कट रही थी। सर आपने बोला कि बिगड़ जाता है, तो अगर कोई खट्टी चीज वो भी बिगड़ जाता है, तो वो कैसे होता है? खट्टी चीज में एसिड होता है ना बेटा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? वही मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रोटीन को एसिड के साथ आप मिक्स करोगे, राइट, जो यहां पे मैंने क्या दिखाया आपको कि ये पीएच है, अगर पीएच को मैं लो कर दूंगा दैट इज एसिड, या पीएच को मैं हाई कर दूंगा दैट इज बेस। दोनों केस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को तो घटना ही है, राइट? अगर मैं प्रोटीन की बात करूं,
एंजाइम की नहीं, प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन अगर एसिड के साथ कंबाइंड होता है तो वो डीनेचर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। डीनेचर का मतलब ही होता है बिगड़ना। सो एसिड के साथ रिएक्शन उसका जब होगा तब बिगड़ जाएगा। इसीलिए तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब शुगर को कंज्यूम करता है, दैट इज लैक्टोज शुगर को, और लैक्टिक एसिड बनाता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से तो दूध बिगड़ता है। हमने वहां पे नींबू नहीं निचोड़ा है, पर फिर भी वो बिगड़ गया है ना। हमने खट्टी चीज ऐड नहीं की है, फिर भी वो बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद का लैक्टोज में से मॉडिफाइड हुआ जो एसिड है, दैट इज लैक्टिक एसिड, वो वहां पे बन रहा है। अंडरस्टूड? तो खट्टी कोई भी चीज आप अंदर डालोगे वो उसको बिगाड़ के ही रख देगी। कोई भी एसिड मिल्क को डीनेचर कर देगा, बिगाड़ देगा, है ना। ऑल राइट, चलो। सो हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर की, यस। मतलब कि मिल्क मतलब जब बिगड़ता है तो उसमें का प्रोटीन भी घट जाता है, तो मतलब मिल्क में नेचुरली पनीर बनता है, पनीर में कैसे प्रोटीन है? प्रोटीन तो है ना, वो बिगड़ा हुआ है तो कहीं ना। सेम वैसे ही फॉर एक मिनट, लेट मी ओके। देयर इज एन एग, एक एग है मेरे पास जो रो एग है, कच्चा, राइट। उसको मैंने तोड़ा, उसको मैंने तवे पे डाला और वो बन गया ऑमलेट। एक प्रोटीन था जो दूसरे टाइप के प्रोटीन में मॉडिफाई हुआ है, और वो ही जो ऑमलेट है वो ऑमलेट हम खाते ही है ना। हम मीन्स जो खाते हैं वो, मैं नहीं खाता हूं, आप शायद नहीं खाते होंगे, जो खाते हैं वो तो खाते ही है ना। अंडरस्टूड? वो है तो प्रोटीन ना। मैंने ऐसा नहीं बोला कि नॉन एडिटेबल प्रोटीन है, एडिटेबल प्रोटीन है, एडिबल प्रोटीन, राइट। वो एडिबल प्रोटीन ही है। अगर मिल्क बिगड़ा है तो आप खा सकते हो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? सो पनीर ऐसे ही बनता है, दूध को बिगाड़ दे उसके लिए उसके अंदर वो ही डालते हैं, विनेगर डालते हैं या तो खट्टी कोई भी एसिडिक चीज डालते हो तो वो बिगड़ जाएगा। उसके बाद उसको टाई कर देते हैं कपड़े में से तो पानी पूरा निकाल जाएगा। उसको हार्ड प्रेस कर देते हो आप, पनीर बन जाएगा, सिंपल। अभी काफी सारे लोग तो सोचते होंगे सर घर में बनाते होंगे, अरे यार मैंने बनाते हुए देखा तो है ना, मैंने नहीं बनाया है ना। सो इट इज वेरी इजी। तो यही फिनोमेना है एक्चुअली। तो वो बिगड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिक हो जाएगा, प्लीज बी टेक दैट वर्ड लाइक दिस, आई मीन। तो वो बिगड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं खा सकते, आई मीन इट इज एडिबल ओनली, इट कैन बी यूज्ड, आई मीन एज अ फूड, है ना। एनी अदर डाउट्स? ओके। सो लो टेम्परेचर की बात की, इनएक्टिव। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं तो मैंने कहा ऐसे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन है, वो डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर होता है तो अपनी खुद का काम नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर डिस्ट्रॉयड। सो एंजाइम विल बी डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। अंडरस्टूड? सो these two phenomena you are supposed to remember with these optimum temperature value. if अगर आप लो टेम्परेचर करते हो तो एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा, अगर आप हाई टेम्परेचर करते हो तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इट इज द रीजन वाई अगर आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर आप इन्फेक्शन में हो, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपके अंदर है, आपका इन्फेक्शन का लेवल हाई हो गया है, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर तुरंत ही इंक्रीज हो जाएगा। सो नॉर्मली 37 डिग्री इज ऑल्सो ऑप्टिमम टेम्परेचर। उससे ज्यादा बढ़ा, अगर 4 डिग्री बढ़ा, 4 डिग्री मोर देन योर नॉर्मल यूजुअल टेम्परेचर, 4 डिग्री बढ़ गया, मीन्स दैट इज क्रिटिकल सिचुएशन। आपका एंजाइमेटिक जितना भी अंदर काम हो रहा है वो सब एंजाइम कैसे हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट्स द रीजन वाई आपका नॉर्मल बॉडी का, अगर थर्मोमीटर की बात करें तो 98 फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है 98.5 तक देयर इज नॉर्मल, अभी भी होगा आपका सबका। 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है दैट इज 100, 101, 102 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 102 पहुंचा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर इमीडिएटली आपको एडमिट कर देगा हॉस्पिटल के अंदर।
क्योंकि इट इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. 102, 103 इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. अंडरस्टूड? क्योंकि यहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी है, आपका एंजाइम जो है वो डीनेचर होना चालू हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट दे हैव रिटन हियर. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, देखिए इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मींस आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो केमिकल हो रहे हैं एक्टिविटीज, उसकी बात हो रही है, आपकी बॉडी की नहीं. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, बट योर एंजाइम कैन नॉट. क्योंकि जो बाहर के कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, वो प्रोटीन से नहीं बने हैं, बट योर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. इसलिए उसको 37 डिग्री ही चाहिए. अगर ज्यादा हुआ तो वो डीनेचर हो जाएंगे. राइट? ओके. हाई टेम्परेचर उसको डैमेज कर सकता है, हाई टेम्परेचर उसको नहीं चाहिए. किसको नहीं चाहिए? आपके नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर को, आपकी नॉर्मल बॉडी की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए. हाँ, उसके एक्सेप्शंस है. वी आर अबाउट टू लर्न सम एक्सेप्शंस. राइट? अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इस जो पूरी वर्ल्ड के अंदर आए हैं, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स थे. लेकिन वो जब बने थे आज से मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स एगो, तब एनवायरमेंटल अपनी जो कंसिक्वेंसेस थी, अर्थ की जो कंसिक्वेंसेस थी, एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, it used to be very harsh by its conditions. Unlivable, unfavorable condition used to be there. Right? अर्थ खुद ही, अर्थ खुद ही एकदम हॉट, गर्म थी. मीन्स उसके ऊपर पानी भी था तो पानी भी गर्म था. और वहां पे ये सेल्स सबसे पहले बने थे. राइट? तो वो जब बने थे तो वही सिचुएशन में एडेप्ट होने के लिए बने थे. सो वो जो सबसे पहले सेल्स बने थे उसका नाम है ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म. थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो गर्म पानी में सबसे पहले बने थे, आज भी वो देखने को मिलते हैं. टुडे एज वेल दे आर सीन. राइट? क्योंकि बाय द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो अभी भी जहां पे गर्म पानी के जो रिसोर्सेस है वहां पे वो आज भी देखने को मिलते हैं. दो दे आर बैक्टीरिया. हमारी नेचुरल कंडीशन ऐसी है कि हर जगह पे फेवरेबल कंडीशन हो चुकी है, बट देर आर मेनी थर्मल ऑफस्प्रिंग्स. राइट? थर्मल ऑफस्प्रिंग्स का मतलब ये होता है गर्म पानी के वो झरने होते हैं ना, वो काफी सारी जगह पे है, अभी भी है. आज की डेट में भी है. तो वहां पे ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अभी भी ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं. तो वहां पे समटाइम्स टेम्परेचर की बात करूं तो इवन दे आर क्रॉसिंग 100 डिग्री सेल्सियस तो भी वो जिंदा रहते हैं. मींस उसके एंजाइम ज्यादा टेम्परेचर में काम कर सकते हैं. वो मॉडिफाइड है, वो एक्सेप्शंस है. राइट? तो ये जो एग्जाम्पल यहां पे दिया गया वो एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है, नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो. So, thermoacidophile have enzymes which are stable at even high temperature. हाई टेम्परेचर कितना? देखिए 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस तक वो स्टेबल रहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. दे कैन बी एबल टू वर्क एट हाई टेम्परेचर. बट हमारे एंजाइम वहां पे ऐसे काम नहीं करेंगे. हमारे एंजाइम जो है उसको 37 डिग्री ही चाहिए. डू माइंड इट. उसको वेरीफाई मत करना कि हम इसमें तो लिखा है 80 डिग्री, हमारे में लिखा है 37 डिग्री. 80 डिग्री या 90 डिग्री जो आपका फिगर दिया गया सिर्फ और सिर्फ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के लिए ही एप्लीकेबल है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है नहीं वो. ओके, नाउ कम्स द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. आई रिपीट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. उसके लिए मुझे आपको अलग वे में समझाना पड़ेगा. ओके, माय बॉडी, उसकी कोई टिश्यू, उसके सेल्स,
में मेटाबॉलिज्म होना है, राइट। मेटाबॉलिज्म इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय द सेल, इट इज सेल्यूलर एक्टिविटी। तो जिस सेल को मेटाबॉलिज्म करना है वो सेल प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम्स को, राइट। सेल्स विल प्रोड्यूस एंजाइम्स। ओके, एंजाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा है वो सबस्ट्रेट के साथ एसोसिएट होते हैं, राइट। हमने ऐसा पढ़ा था लास्ट टाइम, E प्लस एस गिव्स ES कॉम्प्लेक्स, उसमें से बनता है EP कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट में E एंड P अलग हो जाएंगे। तो ये कब बनेगा? जब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ होंगे, अटैच होंगे, तब की बात है। तो हमने एंजाइम क्यों क्रिएट किया है? बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट दीज सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। हमें सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के अंदर। एम आई वेरी करेक्ट? थम्स अप। ऑल राइट, अभी देखना है, हमें देखना है ये सेल ने 100 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए एंजाइम के, से फॉर एग्जांपल 100 एंजाइम प्रोड्यूस किए, राइट। अब उसके अंदर अब रिक्वायरमेंट है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की। अब सबस्ट्रेट सेल के अंदर होते नहीं है, सेल बाहर से इंपोर्ट करता है उसको, बाहर से वो आएंगे, ब्लड में से आएंगे सेल के अंदर। तो से फॉर एग्जांपल सेल के अंदर एंजाइम के साथ एंजाइम 100 ऐसे बैठे, चलिए आ जाइए, कितने सबस्ट्रेट को आना है, वेट करके बैठे है ना। लेकिन उसको मिले सिर्फ 10 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट मिले। बाहर से जो मॉलिक्यूल अंदर सबस्ट्रेट के आए सेल में, ब्लड में से आए, वो 10 मॉलिक्यूल्स आए। कितने मॉलिक्यूल्स आए? 10। तो टोटल कितने परसेंटेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी को आप अज्यूम करते हो? यहां पे हैंड रेज करके बोलना है, कितना परसेंटेज एक्टिविटी होती है यहां पे? अगर मेरे पास 100 एंजाइम है एंड 10 सबस्ट्रेट है तो कितने परसेंटेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी में एक्सपेक्ट कर सकता हूं यहां पे? ओके, दाहोद सेंटर। ओके, 90%। ओके, एनी अदर सेंटर? टेन, कौन सा सेंटर बोला 10%? पोरबंदर। ओके, अपने पास दो आंसर आए, एक 10% है, एक 9% है, राइट। एक 10% है, एक 90% है। तो 90% में एग्री होने वाले कौन कौन है? 90% में एग्री होने वाले हैंड रेज करेंगे, थम्स अप नहीं, हैंड रेज करेंगे, पता चले 90% वाले। ओके, 10% वाले? તો તમે હતા ક્યાં અત્યાર સુધી? ક્યારનો તો પૂછું કેટલા ટકા એમ? The answer, real answer is 10%. एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ होंगे वो एक्टिविटी करेंगे। तो मेरे पास सबस्ट्रेट 10 है, तो 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइंट होकर 10% एक्टिविटी। मेरे पास टोटल तो 100 एंजाइम है, लेकिन 10 एंजाइम ही काम करेंगे। सो माय करेक्ट आंसर वुड बी 10%, राइट। चलो, अभी वो खत्म हो गया। अभी फिर से मेरे पास 100 एंजाइम है और सेकंड सेट में मेरे पास आए 20 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल। सेकंड टाइम 20 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आए, तो ये एक्टिविटी हो गई 20% की, राइट। अब ये भी खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आए से फॉर एग्जांपल 70 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल, तो ये एक्टिविटी हो गई 70%। एक समय ऐसा आ गया कि मेरे पास बाहर से सेल में आए 100 मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट के 100 मॉलिक्यूल्स आए,
तो मेरी एफिशिएंसी यहां पे हो गई 100%, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेज में मेरे पास आए यहां पे 150 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। तो अब यहां पे जो मैं फिगर लग सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं, कितने परसेंटेज एफिशिएंसी यहां पे होगी जब मेरे पास 150 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट होंगे? कौन बता सकता है? Insufficient, sir. सॉरी, Insufficient. इनसफिशिएंट। ओके, अगर मुझे बोलना ही कि इतना होगा ही तो कितना होगा वो? 100। ओके, वाई 100? राइट। ओके, दिस फेनोमिना, जो भी फेनोमिना अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम कर रहे हैं। पहले 10 एंजाइम इन्वॉल्व थे, बाद में 20 एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए, बाद में 70 एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए, बाद में 100, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल उसको मिले इसलिए 100 इन्वॉल्व। अब उसके पास 150 है तो वो 100 आउट ऑफ 100 वो तो इन्वॉल्व होंगे ही। सो 100 जब आएगा, एफिशिएंसी जब 100% हो गई, उसके बाद अगर आप यहां पे 150 मॉलिक्यूल रखो या 1500 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल रखो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफिशिएंसी नेवर कैन बी क्रॉस्ड मोर देन 100%। किसी की एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं होती है। कोई बोले ना बोले, कोई समझाए ना समझाए, हमें ये तो आज से याद ही रखनी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एफिशिएंसी का एक लेवल जो हो जाएगा 100%, उससे ज्यादा आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा सकते हो। यू कैन नॉट इंक्रीज, भले ही आप कितना कंसंट्रेशन डाल दो उसमें। सो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप ऊपर से नीचे देखो, पहले 10 था, बाद में 20 हो गया, लेकिन एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड हियर, राइट? कि अगर मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एक लेवल पे आके वो अटक जाएगा, उससे ज्यादा वो लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं। सो ये है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जितना मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बट ये है उसका मैक्सिमम लेवल, राइट? रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी मैक्सिमम अप टू दिस लेवल, अप टू दिस लेवल एटले ये। तो यहां पे आप अगर डायग्राम अपनी देखोगे तो यहां पे लिखा है वी मैक्स, वी दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। वी का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, वो मैक्सिमम हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये वैल्यू आ गया आपका वी मैक्स का वैल्यू। अंडरस्टूड? रेडी? वी मैक्स का वैल्यू आ गया। वी मैक्स का वैल्यू जो है वो आपको ऑप्टिमम कंसंट्रेशन देगा। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जब हो जाएगा तब वो वी मैक्स का वैल्यू शो करेगा। डू रिमेंबर दिस, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, राइट? ओके, जब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चालू किया, देखिए कंसंट्रेशन को मैंने यहां से बढ़ाना चालू किया, तब एक पॉइंट ऐसा आया, ये पॉइंट देखो लिखा है के एम, ऐसा लिखा है, देखिए तो आपको मिला के एम ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो के एम वो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का के एम, जहां पे आपका वी मैक्स का वैल्यू, देखिए ये वी मैक्स का वैल्यू हाफ होता है, देखिए ये हाफ ऑफ वी मैक्स है, यहां पे लिखा है हाफ ऑफ वी मैक्स। रेडी? तो when concentration of substrate reaches to Vmax by 2, means half of Vmax, that point, उसके लिए मैंने एक जो कॉन्सिस्टेंटली जो वो मेंटेन रखने कंसिस्टेंट कांस्टेंट जो रखा है, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट को मैं बोलूंगा के एम कांस्टेंट। ये ग्राफ के ऊपर से PYQ के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है।
Vmax/2 एंड Km का रिलेशन, इसलिए मैं उसको हाईलाइट करके आपको समझा रहा हूं, राइट? सो डू रिमेंबर दिस वैल्यू। तो Vmax क्या है? व्हाट इज Vmax? कौन बोल सकता है अभी मुझे Vmax क्या है? चलो फटाफट, Vmax क्या है? ओके, सूरत गुरुकुल, गुड, सूरत गुरुकुल फर्स्ट बेंच, Vmax क्या है? the level where the rate of reaction is maximum, then whatever amount of substrate is પછી ગમે એટલું સબસ્ટ્રેટ આપણે દઈએ કે બી I ચાલે. get it, I get your perfect point, no problem, right? Okay, it is showing the maximum rate of enzymatic activity. Vmax નો मतलब આવો કાઢવાનો છે. Vmax का मतलब आपको ये निकालना है कि वो ऐसी वैल्यू है, किसकी वैल्यू? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की ऐसी वैल्यू है जब वहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो रही है. एंजाइमेटिक एक्टिविटी का रेट को आपने वी बोला है, वी वेलोसिटी, याद है जब मैंने बोला था, जब केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ा था, तब की बात है वो, इसलिए वो वी यहां पे रिपीट हो रहा है. तो वो वी मैक्सिमम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब हो जाएगा? तो के सबस्ट्रेट की ये कॉन्सेंट्रेशन पे. तो वी मैक्स मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी. अब वो हाफ कब होगा? हाफ कब होगा? कौन सी वैल्यू पे? के एम वैल्यू में. के एम वैल्यू पे वो हाफ हो जाएगा वी मैक्स. ये आपको कोरिलेशन याद रखना है यहां पे, राइट? ओके, अब मैं जाता हूं यहां पे जो लिखा हुआ है आपके लिए. When the increase in substrate concentration, देखिए increase in substrate concentration, velocity of enzyme will rise. तो यहां पे ये लिखा है कि जब जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का रेट भी बढ़ता है. कहां तक बढ़ेगा? वी मैक्स तक ही बढ़ेगा. देखिए ये हमने पढ़ लिया, वी मैक्स तक ही बढ़ता है, उसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, वी मैक्स तक ही सीमित है वो. इट कैन नॉट क्रॉस द वैल्यू मोर देन वी मैक्स, कभी भी नहीं होगा, राइट? दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर, कभी भी फर्दर वो एक्सीड नहीं होगा, बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर देन फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. वो क्यों नहीं होता है, इसका रीजन आपको पूछा गया है. तो जब आपने कंसंट्रेशन वैल्यू को बढ़ा दिया, यहां पे देखिए, यहां पे आपने कंसंट्रेशन वैल्यू को बढ़ा दिया है, ये पॉइंट के ऊपर या तो ये पॉइंट के ऊपर, रेडी? तब यहां से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, मींस सबस्ट्रेट के सामने अगर आप एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करोगे, ये कितना है 150, यहां पे कितना है 100, तो एंजाइम इज लेस देन सबस्ट्रेट. अब समझ में आ रही है बात? तो जब एंजाइम के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से कम हो जाएंगे, तब वो वी मैक्स कहलाएगा, वो वैल्यू वी मैक्स हो जाएगी. उसके बाद उसका रेट ऑफ रिएक्शन कभी नहीं बढ़ने वाला है, राइट? सो कैन नॉट एक्सीडेड फर्दर बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स नाउ आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. सो देर इज नो फ्री एंजाइम. अभी उसके पास फ्री एंजाइम है ही नहीं. 100 में से 100 एंजाइम हमारे काम कर रहे हैं, भले ही ना मॉलिक्यूल 150 है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. सो there is no free enzyme to bind with additional substrate molecule. All right. Now comes the third parameter, that's called inhibitor. Okay, inhibitor नाम से पता चल सकता है कि वो inhibit करता है. Inhibit करने का मतलब होता है रोकना, नहीं होने देना, दैट्स कॉल्ड इनहिबिशन, राइट? ओके, अब मैं बात करता हूं इनहिबिशन विथ व्हाट रिस्पेक्ट. तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली अभी यहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी की.
हम बात कर रहे हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी की। सो एक बाजू मेरे पास है एंजाइम जिसके साथ ज्वाइंट होना है सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट इज गोइंग टू अटैच विद द एंजाइम। अब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का एक कोरिलेशन है, दैट्स स्पेसिफिसिटी, राइट, जो हमने आगे पढ़ा है कि कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कोई स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही अटैच हो सकता है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम जो प्रोटीन है वो टर्शरी प्रोटीन है, ऐसा टर्शरी प्रोटीन है जिसके पास स्पेशली एक फरो बनता है। फरो मतलब खांचा, राइट। वो ऐसा 3D स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फरो या तो खांचा बनता है। सबस्ट्रेट उस खांचे के अंदर, उस फरो के अंदर फिक्स होता है। तो वो फरो का डिजाइन एंड सबस्ट्रेट का डिजाइन एक दूसरे से मैच होना चाहिए, राइट। अगर ये मैच होता है तो ही वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है, अदरवाइज कैन नॉट बी एबल टू। सो दैट्स व्हाट डिफाइंस द स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ऐसे वहां पे डिफाइन होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ। ओके, सो यहां पे आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलना है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम का ये जो फरो है वो है, तो सबस्ट्रेट का जो डिजाइन होगा वो ऐसा ही होगा उसके साथ। से फॉर एग्जांपल दिस इज सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट का, ये जो सबस्ट्रेट का पार्ट है, दैट पार्ट, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके साथ एग्जैक्टली मैचिंग हो रहा है, तभी वो जॉइंट हो सकता है। नाउ ये जो है एंजाइम, ये जो है सबस्ट्रेट, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है अबाउट इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है उसके बारे में बात कर रहा हूं, राइट। ओके, इनहिबिटर बाहर से आया हुआ ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका एक पार्ट डिजाइन जो है वो एग्जैक्टली सबस्ट्रेट के साथ मैच हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा जो पार्ट है वो सबस्ट्रेट के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो ये इनहिबिटर मैं इसलिए बोलता हूं ताकि इसका ये डिजाइन और इसका ये डिजाइन एग्जैक्टली मैचिंग है। तो अब एंजाइम जो है, एंजाइम उसके पास या तो ये जाएगा सबस्ट्रेट या तो ये जाएगा। अगर सबस्ट्रेट गया तो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस ही होना है, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल गया तो वो इसके अंदर ज्वाइंट हो सकेगा, लेकिन इट कुड नॉट बी एबल टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, बिकॉज ये सबस्ट्रेट है ही नहीं, तो प्रोडक्ट थोड़े ही नहीं बनाएगा वो। अंडरस्टूड? तो वो प्रोडक्ट बनाने वाला नहीं है। तो योर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल बी स्टॉप्ड, विल बी डिस्टर्ब्ड, will be inhibited by this molecule, and this is the reason why this molecule is inhibitor. inhibitor उसको नाम इसलिए मिला है कि वो आपके एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक क्यों किया? बिकॉज उसके स्ट्रक्चर सेम है। ओके, अब यहां पे मैं बात करूं कि ये पार्ट को मैं बोलूंगा एक्टिव साइट। अगर आपको याद है तो इसको मैं बोलूंगा एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट विथ एन एंजाइम। आई रिपीट, एक्टिव साइट इज अ साइट वेयर सबस्ट्रेट इज गोइंग टू अटैच विथ एन एंजाइम। तो एक्टिव साइट जहां पे सेम शेयर होगी, शेयर, वहां पे होगा कंपटीशन, क्योंकि एक्टिव साइट एक है और एक्टिव साइट में पार्टिसिपेट होने वाले दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है। अंडरस्टूड? तो जब ऐसा होगा तो उसको मैं बोलूंगा
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या मैं बोलूंगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है। एज आई सेड यू अर्लियर कि इनहिबिटर जो होता है, इनहिबिटर उसका एक ही पार्ट ऐसा होता है जो सबस्ट्रेट के साथ मैच होता है, राइट? तो ये दोनों पार्ट जो ये एक्टिव साइट के साथ एंगेज होना चाहते हैं, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसके पास या तो ये अटैच होगा या तो ये अटैच होगा, या तो सबस्ट्रेट इसके साथ ज्वाइंट होगा या तो उसके साथ ज्वाइंट होगा इनहिबिटर। ये दोनों में से अगर इनहिबिटर ज्वाइंट हो गया तो सबस्ट्रेट ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का एक्टिव साइट एक ही है। जब ऐसा केस होगा तब ये दोनों के बीच की कंपटीशन की वजह से ये प्रोसेस को, ये टाइप के इनहिबिशन को बोला गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या बोला गया है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए यही एंजाइम ऐसा है कि जिसके पास ऐसी एक्टिव साइट्स दो है, देयर आर टू फरोज, टू एक्टिव साइट है, राइट? तो यहां पे जो इस साइड पे एग्जाम्पल समझाया गया है, यहां पे ये सबस्ट्रेट है, यहां पे ये इनहिबिटर है, राइट? ये इनहिबिटर यहां पे ये सेकंड नंबर की साइड पे अटैच होता है, इनहिबिटर सेकंड नंबर की साइड पे अटैच हो रहा है। बट अगर प्रोडक्ट से पहले वो ज्वाइंट हो गया, सॉरी प्रोडक्ट क्या है, अगर सबस्ट्रेट के पहले वो ज्वाइंट हो रहा है तो पहले दो में से इनहिबिटर यहां पे अटैच हो गया है। अगर इनहिबिटर एंजाइम के साथ ज्वाइंट हो गया दूसरी साइड पे, वो दोनों की सेम नहीं है साइड, तो एंजाइम क्या होगा? एंजाइम खुद ही उसका शेप बदल देता है। एंजाइम का जो ये पार्ट जब पहले था, ये अभी यहां पे देखिए बदल गया है। सो योर सबस्ट्रेट इज नॉट गोइंग टू बी अटैच देयर। आपका सबस्ट्रेट वहां पे अटैच नहीं होगा, राइट? तो भी आपका जो मेटाबॉलिक पाथवे है इट विल बी गेटिंग स्टॉप्ड, तो दैट इज ऑल्सो इनहिबिशन। बट यहां पे क्या है, दोनों का आप देखोगे अगर तो एक्टिव साइट अलग है, एक्टिव साइट बदल गया है, इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये पूरा एक्सप्लेन करा गया नहीं है आपकी बुक के अंदर, आपके बुक के अंदर सिर्फ इसी को हाईलाइट किया गया है, कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव आपकी बुक्स के अंदर नहीं है बराबर है? आपको सिर्फ यही याद रखना है विद दैट रिस्पेक्ट कि अगर एक्टिव साइट कॉमन है तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, और अगर एक्टिव साइट दोनों की अलग है, दोनों की मतलब सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर की, तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। उतना सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? अगर कहीं पे अगर हाईलाइट हुआ या क्वेश्चन में आ गया तो की बात है। ऑल राइट, सो लेट अस गो थ्रू दैट। द बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल को मैंने बोला है इनहिबिटर। ओके, इनहिबिटर हमारी बॉडी के अंदर होता नहीं है, बाहर से एनवायरनमेंट में से आता है, या तो फूड से आएगा, या तो वाटर में से आएगा, या तो पोल्यूटेंट एयर में से आएगा, और आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन को ब्लॉक कर सकता है, राइट? सो दैट केमिकल इनहिबिटर शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंड अगर उसने एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शट कर दिया, बंद कर दिया, देन इट इज द प्रोसेस कॉल्ड इनहिबिशन, और वो मॉलिक्यूल को मैं बोलूंगा इनहिबिटर। नाउ द इनहिबिटर क्लोजली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, मैंने बोला कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोजली सिमिलर है टू द सबस्ट्रेट, तभी तो वो सेम एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए कैपेबल हो जाएगा। सो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जब ऐसा होगा तो उसको मैं बोलूंगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इट compete with the substrate for binding site of the enzyme। एक ही बाइंडिंग साइट के लिए वो दोनों कंपटीशन करेंगे। एज अ रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम। तो ये जब इसके साथ यानी कि इनहिबिटर जब एंजाइम के साथ अगर ज्वाइंट हो गया
तो substrate could not be able to join with the enzyme to perform that particular cellular activity. और वो cellular activity inhibition या तो inhibit हो जाएगी, right? So that's what the presence of inhibitor affect the rate of reaction. The example what they have shared is melonet is the similar to the substrate succinate. I repeat, melonet is similar to the substrate called succinate. Succinate एक substrate है जो molecule है, वो है एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड जिसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड. नाम में भी सुना हो, सक्सिनिक एसिड. अगर मैं सक्सिनिक एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल को बोलूंगा सक्सिनेट, तो सक्सिनेट का केमिकल स्ट्रक्चर एंड मेलोनेट का केमिकल स्ट्रक्चर दोनों सेम है. आई रिपीट, सक्सिनेट का केमिकल स्ट्रक्चर एंड मेलोनेट का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है. ओके, अब बात करते हैं एंजाइम की. एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. आई रिपीट, एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. अब उसके साथ अटैच होना है सक्सिनेट को. ये उसका सबस्ट्रेट है. सक्सिनेट इज द सबस्ट्रेट, बट सक्सिनेट जैसा ही कौन है? मेलोनेट. अगर मेलोनेट ने सक्सिनेट को पकड़ लिया, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को अगर मेलोनेट ने पकड़ लिया, तो ये वांडा रह जाएगा. सक्सिनेट विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन विद दिस एंजाइम. रेडी? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सक्सिनेट ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेशन नहीं मिला, तो सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा. ओके, अभी ये रिएक्शन आपके लिए पूरा नया है. नया इसलिए है कि आपके सामने ये आया नहीं है, आने वाला है. राइट? दिस रिएक्शन इज गोइंग टू कम जब आप प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे. रेडी? तो तब वहां पे दो ऐसे पॉइंट्स आएंगे. एक पॉइंट का नाम है फोटोसिंथेसिस, एक का नाम है रेस्पिरेशन, जहां पे आपको काफी सारे रेस्पिरेटरी पाथवेज के बारे में समझाया जाएगा. तब ये पाथवे का एक कंपोनेंट है. राइट? आपने क्रेब्स साइकिल के बारे में शायद सुना हो, नाम सुना होगा क्रेब्स साइकिल. ये क्रेब्स साइकिल का पाथवे का एक स्टेप है. राइट? सो यहां पे सक्सिनिक एसिड को मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड को मेलोनिक एसिड रिप्लेस कर देता है. तो मेलोनेट इज इनहिबिटर. मेलोनेट इज इनहिबिटर. तो ये आपकी जो रिएक्शन है सक्सिनिक एसिड में से फ्यूमरिक एसिड बनने की, वो अटक जाएगी, बंद हो जाएगी. राइट? सो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर. ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक एग्जाम्पल है. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज द नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. कोई एंजाइम है, अगर हमें उसको नाम देना है एंड उसको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? राइट? बहुत ही स्ट्रेट एंड शॉर्ट फॉर्मेट में आपको दिया गया है. सबसे पहले बात करते हैं उसका नाम हम कैसे दे सकते हैं. राइट? तो नाम देने का एक सिंपलेस्ट फॉर्म्यूलेशन है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म्यूलेशन है, आपको पोस्ट फिक्स एक यूज करना है. आपको एक पोस्ट फिक्स यूज करना है. यहां पे समथिंग है और उसका पोस्ट फिक्स आपको लिखना है ASE, एज पोस्ट फिक्स आपको डालना है, नाम अगर उसको देना है तो. अब ये इस बॉक्स के अंदर आप क्या डाल सकते हो? देयर आर टू थिंग्स विच कैन बी एडेड. या तो
which type of chemical reaction it is doing. और दूसरा आप यहां पे डाल सकते हो which type of product either substrate आप बनाते हो, किसके ऊपर काम कर रहा है या तो क्या बन रहा है, राइट? इसका पहले मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने एक एग्जाम्पल का नाम सुना होगा, एक एंजाइम का नाम सुना होगा जिसको आप बोलते हो लाइपेज। थम्स अप, लाइपेज का नाम सुना है, थम्स अप। ओके, उसको मैंने लाइपेज नाम इसलिए दिया है कि लिपिड के ऊपर काम कर रहा है, लिपिड उसका सबस्ट्रेट है, तो लिपिड उसके पीछे मैंने एज लगा दिया, लिपिड, पीड काट लिया, एज डाल दिया, लाइपेज हो गया वो। प्रोटीएज, प्रोटीन में से टिन निकाल दिया, एज, तो प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेज, वो स्पेसिफिक नाउन है, राइट? तो वो नेम है, नेम, उसको मैं बोलूंगा नोमेनक्लेचर। वो एंजाइम का नाम है, बट मुझे उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में भी, ग्रुप में भी डालना है, तो मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा, मुझे ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। तो वो ग्रुप में कैसे बनाऊंगा? तो वो पहला उसका आंसर है ये, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज डूइंग। उसके पीछे में अगर एज लिखता हूं तो वो ग्रुप का नाम बन जाएगा। तो जब ग्रुप का नाम बनता है वो प्रोसेस को मैं बोलूंगा क्लासिफिकेशन। क्या बोलूंगा मैं उसको? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर का मतलब यह होता है कि जब आप एंजाइम में, राइट, केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप के कर रहे हो उसको नाम देना है, उसके पीछे एज लगाना। एंड अगर स्पेसिफिकली वो मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, एंजाइम के मॉलिक्यूल को स्पेसिफिकली इंडिविजुअली नाम देना है, तो वो कौन से टाइप का सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट बनाता है उसके पीछे आप एज लगा के उसका नाम दे सकते हो। सो नोमेनक्लेचर इज गिविंग नेम टू इंडिविजुअल and classification is giving name to the group of the enzyme. Do remember these. Ready? Thumbs up. All right, good. So ये जो है यहां पे ये हमारे ग्रुप्स है। So it is the classification and nomenclature. तो यहां पे पहले जो आपको दिया गया है ये क्लासिफिकेशन है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 classes, main classes of an enzyme, जो आपको समझाए गए हैं। वैसे 6 डिफरेंट क्लासेस है एंजाइम्स के। रेडी? पहला जो क्लास है उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजीनेज। आई रिपीट, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजीनेज। ओके, मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन में किसको बोलूंगा, देखिए यहां पे उसकी डेफिनेशन को मैंने लिखा है आपके लिए। तो जब मैं उसका नाम क्लासिफिकेशन के लिए किस टाइप की केमिकल रिएक्शन करता है उसके ऊपर से रखूंगा तो वो क्लासिफिकेशन है। तो पहला नाम आपने यहां पे क्या पढ़ा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। एज किसके पीछे लिखा है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप की प्रोसेस के पीछे। समझ में आ रही है बात? थम्स अप करिए। सो यहां पे रेडॉक्स रिएक्शंस हो रही है, तो ऐसा ग्रुप एंजाइम का जो रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उस ग्रुप का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज, राइट? ओके, उसका दूसरा भी नाम है डिहाइड्रोजीनेज। देखिए अब भी आया था वो डिहाइड्रोजीनेज, यहां पे ये रहा सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेज।
सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, राइट। तो यही ग्रुप का है वो मेंबर, फर्स्ट ग्रुप का ही वो मेंबर है। सो डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होगा, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को वहां से निकालकर बाहर फेंक देगा, कट करेगा। किसको कट करेगा, हाइड्रोजन को, तो उसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है कहीं से, तो हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो, अगर रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, भूल गए, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, गुड। तो वो जो प्रोटॉन है वो वहां से निकल के कोई और मॉलिक्यूल के पास जाएगा और ज्वाइंट हो जाएगा, सिंपल। तो वहां पे होगा रिडक्शन। तो एक बाजू होगा ऑक्सीडेशन, एक बाजू होगा रिडक्शन, तो रेडॉक्स पोटेंशियल मेंटेन होगा। से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे ऐसा डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो प्रोटॉन इसलिए वहां से अलग हुआ है ताकि वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हुआ ना, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो दैट इज वाई वो रेडॉक्स की प्रोसेस है। ये रेडॉक्स की प्रोसेस इसलिए बोली जाती है, बट मेनली इट इज बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए डिहाइड्रोजिनेज वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज मेनली इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, डू रिमेंबर दिस। तो ट्रांसफर कौन हो रहा है, प्रोटॉन। आई रिपीट, ट्रांसफर कौन हो रहा है, प्रोटॉन। ओके, कोई मॉलिक्यूल में से अगर मैं कोई ऐसा आयोन निकाल के मैं रिमूव कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन वो प्रोटॉन नहीं है, मैं मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा हूं, वो प्रोटॉन है तो डिहाइड्रोजिनेज होगा, प्रोटॉन है तो वो डिहाइड्रोजिनेज होगा। अगर प्रोटॉन नहीं है तो वो मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर की रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, ट्रांसफर। वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स ओनली प्रोटॉन से ही इन्वॉल्व है। तो ऐसे टाइप के ग्रुप जो है उसको मैं बोलूंगा ट्रांसफरेजिस। वो ट्रांसफर कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, ट्रांसफर कर रहे हैं आयोन को, लेकिन वो प्रोटॉन नहीं है। तो ये दोनों इवेंट, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है एक पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में से कोई ना कोई एक बड़े मॉलिक्यूल में से एक ग्रुप निकल रहा है। अगर वो ग्रुप प्रोटॉन है तो उसको मैं डिहाइड्रोजिनेज बोलूंगा, अगर वो नॉन प्रोटॉन है तो वो ग्रुप को मैं बोलूंगा ट्रांसफरेसिस। डन है, ओके। थर्ड, हाइड्रोलेसिस। एक टाइप की प्रोसेस है जिसको मैं बोलता हूं हाइड्रोलाइसिस। आई रिपीट, हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब यह होता है कि जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, मुझे उसको तोड़ना है, तोड़ने को बोलूंगा मैं लाइसिस। तो तोड़ने के लिए मुझे उसमें वाटर मॉलिक्यूल को डालना पड़ेगा। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल डालता हूं तो ही उसको मैं तोड़ सकूंगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को एडिशन करके अगर मैं वो केमिकल को तोड़ रहा हूं, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। और वो ग्रुप जो एंजाइम का है, जो ये हाइड्रोलाइसिस करवाता है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलेसिस। रेडी, वो है हाइड्रोलेसिस। ओके, अगर वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड नहीं किया और तोड़ा तो हाइड्रो निकल गया, सिर्फ लाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, सिर्फ लाइसिस होता है, हाइड्रो इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होता है। तो ऐसे एंजाइम जो विदाउट एडिंग वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे, वैसे ग्रुप को मैं बोलूंगा लाइसिस, राइट, लाइसिस। Okay. Fifth group is isomerase. Fifth group isomerase. Isomer, जिसका
केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको मैं बोलूंगा आइसोमर, राइट। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दोनों C6H12O6 है, रेडी। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज या गैलेक्टोज, दोनों C6H12O6, तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरली वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं है, उसको मैं बोलूंगा दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो अगर ग्लूकोज में से गैलेक्टोज बना या तो गैलेक्टोज में से ग्लूकोज बना तो वो आइसोमराइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। और ऐसा जो एंजाइम है जो ये केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे आइसोमरेजिस, राइट। जो आइसोमर बनाने की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को हम बोलेंगे आइसोमरेजिस। एंड लास्ट में लाइगेजिस। लाइगेशन करना मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना, राइट। यहां पे ये 4 में हमने तोड़ने की बात की थी, राइट। यहां पे कन्वर्ट करने की बात की और यहां पे हम बात कर रहे हैं जोड़ने की। दो मॉलिक्यूल को अगर जोड़ना है आपको तो उसके बीच में केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे एंजाइम्स जो दो डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल है उसके बीच में बॉन्ड बना के उन दोनों का लाइगेशन करते हैं। लाइगेशन करना मतलब जोड़ना। देन इट इज कॉल्ड लाइगेज टाइप ऑफ एंजाइमेटिक ग्रुप। वो ग्रुप का नाम है लाइगेज टाइप का वो ग्रुप है, राइट। सो ये मेनली 6 ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स है। फर्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेज या तो डिहाइड्रोजिनेज, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, दे कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस को वो कैटेलाइज करते हैं बिटवीन टू सबस्ट्रेट। देखिए आपको ये फॉर्मूला मिलेगा आपकी बुक के अंदर, ये फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर मिलेगा। यहां पे सबस्ट्रेट नंबर 1 S है, सबस्ट्रेट नंबर 2 S डैश है। S जो ऑक्सीडाइज है, सॉरी S जो रिड्यूस्ड है एंड S डैश जो ऑक्सीडाइज है। रिएक्शन खत्म होने के बाद उल्टा हो जाएगा, S ऑक्सीडाइज हो जाएगा, S डैश रिड्यूस हो जाएगा। तो रेडॉक्स पोटेंशियल दोनों का चेंज हो गया है। एक में से प्रोटॉन निकाल के दूसरे के अंदर घुसा दिया है, तो S जो है, राइट, S जो रिड्यूस्ड था पहले अब वो ऑक्सीडाइज हो गया और S डैश जो ऑक्सीडाइज था पहले वो रिड्यूस हो गया। तो अगर ऐसे टाइप की रिएक्शन में कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो ग्रुप के एंजाइम को हम बोलते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज। ओके, सेकंड है ट्रांसफरेजिस। यहां पे हमने प्रोटॉन को निकाला है, प्रोटॉन डिहाइड्रोजिनेशन किया है। प्रोटॉन के सिवा अगर किसी ग्रुप को हम निकाल के दूर करते हैं तो उसको ट्रांसफर करना बोलते हैं। कैटेलाइज अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफरेज। से फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर होगा, ये फॉर्मूला S के साथ G ग्रुप है, ग्रुप S दैट इज सबस्ट्रेट, G मतलब ग्रुप। तो S ग्रुप जो है वो S के साथ ज्वाइंट है, राइट, प्लस S डैश। S डैश के पास कोई ग्रुप नहीं है। अब केमिकल रिएक्शन जब होगा उसके बाद जो ग्रुप होगा वो S डैश के साथ ज्वाइंट हो चुका है और S नवरा हो गया है, राइट। सो S का ग्रुप निकाल के S डैश के साथ फिट कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया ग्रुप का S में से S डैश के पास। तो ऐसी एक्टिविटी को जो फैसिलिटेट करता है, कैटेलाइज करता है, वो टाइप के एंजाइम के ग्रुप को हम बोलेंगे ट्रांसफरेसिस। थर्ड, हाइड्रोलाइसिस को फैसिलिटेट करते हैं। कैटेलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोलाइसिस बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोलाइसिस बिटवीन अल्फा हेलिक और बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन।
तो काफी सारे बॉन्ड है जो वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से ही टूटने हैं, राइट। तो ऐसी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन को जो फैसिलिटेट करेंगे वो सब आएंगे डिहाइड्रोजिनेशन के ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप लाइसिस करता है। लाइसिस करना मतलब तोड़ना। वंस अगेन आई एम सेइंग हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस तोड़ना, हाइड्रो पानी ऐड करके। तो हाइड्रो मैंने निकाल दिया, पानी ऐड में नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लाइसिस कर रहा हूं मैं, राइट। सो इट इज कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नहीं करना है और फिर भी उसको तोड़ना है, राइट। रिमूवल तो करना ही है लेकिन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर नहीं करने और फिर भी मैं तोड़ के उसको निकालूंगा। ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम जो ये काम करते हैं उसको मैं लाइसिस का काम करते हैं, इसलिए बोलूंगा लाइसिस, राइट। तो यहां पे जो एग्जांपल शेयर किया है ये X dash C dash C dash Y after reaction XY and CC, राइट। तो यहां पे दो कार्बन मॉलिक्यूल है, एक कार्बन के साथ X है, एक कार्बन के साथ Y है। तो दोनों कार्बन में से X एंड Y को निकाल दिया, राइट। एंड वो दोनों XY एक जॉइंट हो चुके हैं एंड कार्बन कार्बन ऐसे ही रह गए। सो जब आप एडिशन विदाउट एडिशन ऑफ द वाटर कोई मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं देन इट इज कॉल्ड लाइटिक रिएक्शन। और लाइटिक रिएक्शन को जो फैसिलिटेट या तो कैटेलाइज करते हैं वैसे एंजाइम को लाइटिक एंजाइम बोलते हैं, उसके ग्रुप को लाइसिस बोलेंगे, राइट। लाइटिक एंजाइम, आगे एक बार आया था ये वर्ड लाइट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऐसा वर्ड था, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। लिपोलाइटिक एंजाइम लिपिड को तोड़ेगा, राइट। सो डू रिमेंबर दीज नेम्स। ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही आपका बायोलॉजी आधा डिपेंडेड है, रेडी। सब टर्मिनोलॉजी जो कॉमन टर्मिनोलॉजी से वो कहीं पे भी यूज होगी उसका नाम क्विकली आपको रिमेंबर होना चाहिए कि लाइसिस या तो लाइटिक, उसका मतलब ये होता है, राइट। ओके, आइसोमरेसिस, एज आई सेड अर्लियर कि आइसोमर बनाता है वो। सो कैटेलाइज इंटरकन्वर्जन ऑफ आइदर ऑप्टिकल और जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। तीन टाइप के आइसोमर होते हैं, केमिस्ट्री में आएगा आपको लेटर ऑन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद चालू हो गया है आपका, उसके अंदर आएगा आपको। ये सब तीन टाइप के आइसोमर होते हैं। सो उसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है, राइट। सो ऐसे आइसोमर में एक मॉलिक्यूल को उसके ही आइसोमर में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज से फॉर एग्जांपल उसको गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको बोलेंगे वो ग्रुप के एंजाइम, वो एंजाइम के ग्रुप को बोलेंगे आइसोमरेसिस। एंड लास्ट है लाइगेज। सो लाइगेशन करना, लिगेंड बनाना, लिगेंड बनाना मतलब उसको जोड़ना। सो लाइगेशन करने वाले एंजाइम का ग्रुप उसको बोलेंगे लाइगेसिस। कैटेलाइजिस द लिंकिंग, लिंकिंग मतलब जोड़ना। देखिए लिंकिंग लिखा है यहां पे आपकी बुक के अंदर, लिंकिंग का मतलब है जोड़ना। इट इज कैटेलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स टुगेदर, दैट इज एंजाइम विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा वो? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फर ऑक्सीजन एटसेट्रा। सो जो बॉन्ड बनाएंगे वो टाइप के एंजाइम को हम बोलेंगे लाइगेज एंजाइम्स, राइट। सो ग्रुप आर लाइगेसिस। सो ये डिफरेंट 6 कैटेगरीज, 6 ग्रुप्स ऑफ द एंजाइम्स आपका नोमेनक्लेचर के अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिया। 3 एग्जाम्पल, अगर लिपिड के ऊपर काम करता है लाइपेज, अगर प्रोटीन के ऊपर काम करता है प्रोटीएज, अगर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करेगा न्यूक्लिएज,
अगर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा, कार्बोहाइड्रेज, तो वो नोमेनक्लेचर है। ये क्लासिफिकेशन है, हमने जो 6 ग्रुप के बारे में बात की वो। ओके, अभी एक लास्ट पॉइंट बाकी रह गया, जो रह जाएगा अभी, बिकॉज अपना टाइम खत्म हो चुका है, राइट। ये कोफैक्टर वाला छोटा सा पॉइंट है, दैट वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, and then we will start chapter number 2 now, right? So classification chapter number 2 we are going to start in next lecture after finishing cofactors. All right, have a nice time. Have a yes. Yes, बोलो बेटा, कौन सा सेंटर है? भुज सेंटर, बोलो बेटा, बोलो। यस, इनएक्टिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, ऐसा लिखा है, इफ यू रिमेंबर। ये खुद देखिए, कोई भी चीज का अगर आप नाम देते हो तो नोमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम। अगर आप प्लांट को नाम देते हैं तो उसको बोटनिकल नोमेनक्लेचर बोलेंगे, अगर मैं एनिमल को नाम देता हूं उसको जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोलूंगा। ये एंजाइमेटिक नोमेनक्लेचर है, बिकॉज मैं एंजाइम को नाम दे रहा हूं। अंडरस्टूड? ऑल राइट बेटा, ऑल राइट। चलो, एनी अदर डाउट बेटा? कोई सेंटर में नोट्स જોઈએ છે ને? ઓકે, આજે કહી દો, હમણાં મેડમને મોકલાવી દે. ફાઇન, ઓકે બેટા.